चलो देखते हैं। तो क्या वो वीडियो ही बंद हो गई थी। चलो देखो स्टार्टिंग सुना पूरा, जो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी कितनी ब्रांचेस हैं? 2। कौन कौन सी? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के फादर किसको माना जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु या एरिस्टोटल को माना जाता है। और बॉटनी थियोफेस्टस। एनिमल्स की स्टडी के लिए जूलॉजी, प्लांट्स की स्टडी हम किसमें करते हैं? बॉटनी में करते हैं। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। लिविंग की, किसी भी लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। ठीक है। और कैसी इकाई है? संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारे शरीर की संरचना हुई है या किसी भी लिविंग की संरचना हुई है वो किससे हुई है? सेल से हुई है, पहली। सेकेंड थिंग, जो फंक्शन करता है हमारी बॉडी वो भी कौन कर रहा है? सेल ही कर रहा है। उसी के अंदर सारी माइटोकॉन्ड्रिया काम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, सारी चीजें कहाँ हैं? कोशिकाओं में। तो जो फंक्शन कर रहा है वो भी कौन कर रहा है? सेल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम कर रही है। इसलिए क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी सेल कौन सी है ओवरऑल? माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम या पीपीएलओ या न्यूमेनी कह लो, आप कुछ भी कह लो, सारे नाम एक ही है। सबसे बड़ी सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की स्पर्म, मेल से पाए जाते हैं। और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम, फीमेल से पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, मेनली ब्रेन में होती है। क्लियर? स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। सेल्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक विकसित नहीं है वो किस में आएगा? जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है वो किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक में। और एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक विकसित है या न्यूक्लियस डेवलप्ड है वो यूकैरियोटिक में। ठीक है। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया, आर्काए, बैक्टीरिया, आर्काए, ब्रूग्लिन, एल्गी। इसके अलावा जो एनिमल, प्लांट्स, बाकी सब चीजें वो किसमें आएंगी? इसमें आएंगी। एक चीज और देखना ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं, सेल थ्योरी। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सेल्डन एंड स्वान। और इनने क्या बताया था कोश का सिद्धांत में? कि जितने भी जीव हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? कोशिका से, सिवाय वायरस के। क्योंकि वायरस कैसा होता है? ए सेलुलर होता है, अकोशिकी होता है। वायरस में कोई कोशिका नहीं होती। तो सेल थ्योरी जो है वो सब पे अप्लाई होती है, सिवाय किसके? वायरस के। ठीक है। और सेल थ्योरी थी क्या सेल्डन और स्वान की? कि जितने भी जीव वो सब किससे मिलके बने हैं? कोशिका से, सिवाय वायरस के। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। इसके बारे में बता रहे हैं कौन सी चीजें प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, कौन सी यूकैरियोटिक में होती हैं, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद आपको फोटो लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप तो जीएस जितनी हम पढ़ा इतनी पैड में लास्ट टाइम पढ़ के चले जाना, आपसे 99% क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये लोग लगा ही रहे हैं, वैसे ही बन ही रहे हैं सबसे। और बन रहे हैं प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर एक ही तो हुआ है, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी आते हैं। चलो देखो नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है ये देखते हैं बस हम। प्रोकैरियोटिक में यार ये ना क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कैसे, मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो इनमें से प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो 4-5 चीज़ें ही पाई जाती हैं, जैसे क्या क्या पाया जाता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और क्रोमोसोम और राइबोसोम भी कौन सा पाया जाता है? 70S। क्लियर? और जो बाकी की चीज़ें गोल्जी बॉडी है ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाता। इससे भी याद रखना क्या क्या? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम और ऐसे याद करो सी वाली चीज़ें हैं। सी से सेल वॉल, सी से सेल मेम्ब्रेन, सी से साइटोप्लाज्म, सी से क्रोमोसोम, राइबोसोम एक अलग से हो जाएगा।
हमने भी ऐसे ही, हम भी सब स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। आप अपने तरीके ढूंढोगे ज़्यादा अच्छा मिलेगा, दूसरे तरीके से यही करना जैसे हमें याद हो रहा है। सारी चीज़ ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक मतलब इंसान होता है कि अपने वे में याद करोगे, हमें ऐसे याद रहेगा। आपने कर ली ट्रिपल सी मतलब सॉरी CCC याद कर लो, इसमें एक राइबोसोम अलग से बस हो गया ऐसा है। वो भी इसलिए कर लिया कि क्रोमोसोम है तो ये सोम और भी आएगा तो एक राइबोसोम हो जाएगा, ऐसे कर लो। चॉइस इज योर्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के कितने भाग हैं तो कौन कौन से, एनिमल सेल और प्लांट्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, पहली बात इसमें जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में, वो सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं। इसमें सिर्फ क्या होती है, सेल, इसको हम कहते हैं भित्ति, कोशिका भित्ति, और इसको हम कहते हैं कोशिका। तो एनिमल सेल में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं, एनिमल सेल में सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका। क्वेश्चन आएगा प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, सेल वॉल, और एनिमल सेल की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल वॉल बनी काय की होती है, सेल्यू, और सेल्यूलोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं और कैसे होते हैं, थोड़े से स्मॉल होते हैं। जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और माना जाता है कि नंबर में एक होता है, ठीक है। वैक्यूल्स को हम कहते हैं हिंदी में रिक्तिका, रिक्तिका, अब जो भी कहते हो लिख लेना। इसको कहते हैं साइज से रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, जो भी कहते हैं, सही है, यही होता है, हाँ ठीक है। इसका वैक्यूल्स का काम क्या होता है, फिर सारे समझाएंगे आपको। वैक्यूल का मतलब खाना संग्रहित करने का, स्टोर करने का। आप खुद बताओ, खाना स्टोर करने की ज़्यादा जरूरत किसे है, हमें या प्लांट्स को? प्लांट्स को भी, उन्हें अपने लिए भी चाहिए और हमारे लिए भी चाहिए, हमें सिर्फ अपने लिए ही चाहिए। तो खाना स्टोर ज़्यादा कौन करेगा, प्लांट्स करेंगे। इसीलिए वैक्यूल्स बड़े किस में होंगे, प्लांट्स में होंगे, और छोटे किस में होंगे, लेकिन एक ही होता है। लगभग 70% ही ऊपर एरिया कवर कर रखा होता है किसने, वैक्यूल्स ने। किसका, प्लांट सेल का। अंतर है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट है? अगर होता तो हम भी खाना बना रहे होते, यहाँ पर कहीं हाथ पे बन रहा होता, है ना, ऐसे तो होता है ये सब चीज़। तो ये मेन डिफरेंस है किस किस में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एक चीज़ और, इसमें हरित लवक नहीं पाए। और बताओ, इसमें सेंट्रोसोम या जिसको हम कहते हैं तारक काय पाया जाता है, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम दुर्लभ होता है, सेंट्रोसोम तो पाया ही नहीं जाता। लेकिन इसका कोश का विभाजन फिर भी, सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन करवाना, कोश का विभाजन करवाना। तो क्या सेंट्रोसोम से कोश का विभाजन होता है? तो नहीं होता। किससे होता है, हार्मोन, साइटोकाइन से। प्लांट हार्मोन साइटोकाइन से होता, ठीक है। ये इतना याद रखना आपको। क्या गया, एनिमल सेल की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल की कौन सी है, सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हैं, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल काय की बनी होती है, किसकी, प्लांट्स की। अलग अलग की अलग होती है, जैसे कि जो बैक्टीरिया की पैक्टिन की बनी होती है ना, ये होता है। नेक्स्ट, वैक्यूल्स बड़े किस में होते हैं, प्लांट्स में, और एक होता है एनिमल्स में, छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं। हरित लवक किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट किस में नहीं पाया जाता, एनिमल में। खाना कौन बनाता है, प्लांट सेल। ऑटोट्रॉप है ये, हेटेरोट्रॉप है, सपोसी है ये, भाई अपन तो दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम होता है तारक काय। तारक काय काम क्या है, कोशिका विभाजन का। जैसे भाई यहाँ पर चोट लग जाती है, कुछ दिन में सही हो जाती है, वहाँ पर सेल फिर बन जाते हैं,
ये सारा का काम है बनाना सेल्स को। तो ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। उसके बाद भी प्लांट सेल में कोश का विभाजन होता है, किसकी वजह से? प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? अब एक करके फंक्शन समझते हैं सारे पार्ट्स के जितने भी हैं, ठीक है। पहला आएगा सेल वॉल, बता दिया, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन देता है, बाहरी वातावरण से हमारी रक्षा करता है, प्लांट्स की रक्षा करता है, बस ये होता है। सेकंड आता है सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में ही पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन एनिमल की सबसे आउटर लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। और ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। लिपो मतलब होता है लिपिड, और लिपिड का मतलब होता है फैट, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन ही होता है। तो दोनों से मिलकर बनी होती है ये। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में क्या है? जीन्स, और इसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी डाई नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनहेरिटेंस के लिए या आनुवांशिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आनुवांशिकता के रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन्स। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागानुमा संरचना होती है, वो क्या है? क्रोमोसोम। क्लियर है? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? सेल के रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ तक क्लियर? फिर सुनना, सेल वॉल प्लांट सेल की सबसे बाहरी लेयर है, और एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है। पहला, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल की सबसे बाहरी लेयर है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। लिपो मतलब हो गया लिपिड, और प्रो मतलब हो गया प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट, बीच में क्या है? केंद्रक। केंद्रक में क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या है? जीन्स। जीन्स में क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही। और आनुवांशिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इनहेरिटेंस के लिए जीन्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, कितने क्रोमोसोम के पेयर पाए जाते हैं? 23 पेयर या फिर 46। लास्ट पेयर जो होता है, अगर वो XX है या वो XY है। अगर XX है तो क्या होगा? फीमेल, और XY होगा तो मेल, है ना। तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? मेल पे। फीमेल्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फीमेल्स पास दोनों XX हैं। अगर मेल का X वाला पार्टिसिपेट करेगा और फीमेल का X करेगा तो XX हो जाएगा, और मेल का अगर Y वाला करेगा तो XY हो जाएगा, तो वो फिर से लड़का होने के चांस हो जाते हैं। ये होता है। नेक्स्ट आता है, कोशिका के अंदर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य, इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना। और साइटोप्लाज्म ही है जहां पे क्या होता है? अवायवीय श्वसन भी होता है। और जो भी चीज जानी है एक जगह से दूसरी जगह सेल में, वो किसके थ्रू जाएगी? साइटोप्लाज्म में बह के या तैरते हुए जाएगी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट फोटो कुछ अगर मन हो जो भी ले सकते हो। बड़े खाना पिल के आ रहे हैं। तुम देखो, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट किसी को? समस्या परेशानी हो तो बता दो। बायोलॉजी तो एक दिन में नहीं हो पाएगी जी। क्या? बिना खाने के फिर भी एक बार ठीक है, वो बिना नमक की बड़ी दिक्कत होती है। किस में? अच्छा, वो आजकल तो व्रत वाला भी नमक आ गया है, फिर व्रत का क्या मतलब हुआ? अजीब ही है वो वाला।
ये करवा चौथ में पानी नहीं पीना, का नहीं, हम तो मिनरल वाटर पी रहे हैं, वो भी अलग ही चल रहा है। करवा चौथ में मिनरल वाटर पी के करवा चौथ रख रहा है। क्या हुआ? फास्ट के ना कुछ मतलब प्रॉपर उस टाइम बनाए थे, उसके कुछ रीजंस हैं। वो साल भर 2-3 साल 9 दिन तो रखते कितने, तो इनकी भक्ति कम है ना इसलिए। चलो देखो साइटोप्लाज्म हो गया। अगला आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट मैनेजर, यातायात प्रबंधक। किसी भी चीज़ को सही जगह भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी काई कहते हैं हिंदी में भी उसको, एक ही बात। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। और क्यों कहते हैं? इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से क्या होता है? जो भी काम नहीं कर रहा होता है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देता है कि जाओ। और कभी कभी ये खुद की सेल्स के बहुत सारे पार्ट काम नहीं कर रहे हैं, कोशिका काम नहीं कर रही होती सही से, तो खुद के अंदर भी छोड़ लेता है कि लो तुम भी जाओ, तो खुद भी निकल लेते हैं। इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। जो खुद को भी मतलब खत्म कर दैट इज सुसाइड, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट इज क्या बता रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हिंदी में भी, और इतने पढ़ेंगे तो आप हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कितने एटीपी की एनर्जी बनती है? 34 एटीपी। और 2 कहाँ बनती है? साइटोप्लाज्म में। तो टोटल कितनी बन रही है? 36 एटीपी। क्लियर है यहाँ पे? और प्रोसेस क्या होती है? ग्लूकोज पहले से होता है, और जब क्या आती है? ऑक्सीजन आती है, तो एक किस में ब्रेक हो जाते हैं? CO2 में और H2O में और ATP के फॉर्म में एनर्जी 6 ठीक है। ये होता है। ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ से यहाँ वाली प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 H2O का यूज़ करके आप ग्लूकोज बना रहे हो तो फोटोसिंथेसिस है, और ग्लूकोज के कंबसन से अगर आप एनर्जी बना रहे हो तो ये प्रोसेस कहाँ की है? माइटोकॉन्ड्रिया की। एक ये रिवर्सिबल मान लो आप तो, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसीलिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। ये O6 क्यों लिखा है हमने? नशे में क्या हुआ? 36। अच्छा हाँ, क्या लिख रहे हैं हम? 36 एटीपी बनती है, टोटल 38 बनती है। धोखे से लिख दिया, वहीं कहाँ दिमाग में। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी बनती है? 36 एटीपी बनती है। और एक चीज़ आती है, वो कुछ नहीं आती। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जब ऑक्सीजन नहीं आता तो उस टाइम पे श्वसन कौन सा हो गया? अवायवी हो गया। तो अवायवी श्वसन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। तो वायवी श्वसन में क्या बनता है? CO2 और H2O बनते हो। अवायवी में लैक्टिक एसिड बनता है। इसलिए जब आप जिम करते हैं, काम करते हैं ना, तो आपकी मसल्स पंप अप हो जाती हैं। लगता है बहुत अच्छी बॉडी होगी हमारी, लगता है वो कुछ ही देर बाद, 1 आध घंटे में, 15-20 मिनट बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हैं, मसल क्रैम्प हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव, वहाँ पे श्वसन कौन सा होता है? अवायवी है। और अवायवी श्वसन में CO2 और H2O ना बन के क्या बनता है? एल्कोहल या एसिड बनता है। जिस टाइम पे आप जिम करते हैं, आप देखना जिस टाइम पे जिम करके आओगे उस टाइम पे तो बॉडी अच्छी खास दिखेगी, 15-20 मिनट बाद डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा होता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। और लैक्टिक एसिड ही है जो आपको थोड़ा सा टायर्ड फील कराता है, नींद आती है काम करने के बाद। किसकी वजह से? एल्कोहल या एसिड की वजह से, है ना? ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ, उसकी वजह से ही सही है। हाँ, जहाँ पे मसल क्रैम्प होता है वहाँ पर हो जाती है, तो वो उसकी वजह से ही। ठीक है। जो रनर्स होते हैं मेनली आपने देखा होगा, क्रिकेटर्स वगैरह जो है वो है, उनको हो जाता है अचानक से। हो जाता है क्यों? क्योंकि दौड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन उस टाइप उतने अमाउंट में नहीं जा रही होती बॉडी में,
जब ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो श्वसन कौन सा होगा? अवायवी। वायु जा ही नहीं रही तो अवायवी हो जाएगा श्वसन। अवायवी श्वसन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा तो मसल क्रैम्प हो जाएंगे और जो स्वेलिंग आएगी वो उसकी वजह से आती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कहते हैं अंतःप्रदिव्य जालिका। अंतःप्रदिव्य जालिका, इसका काम क्या है? तो दो चीज़ें, एक तो ये सेल को उसके स्ट्रक्चर में बने रहने के लिए हेल्प करती है और दूसरा ये राइबोसोम को बैठने के लिए जगह देते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। और आपके जितने एंजाइम होते हैं ये सारे के सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? एंजाइम फैक्ट्री भी कहते हैं, एक ही बात है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले भाग पे रहते होते हैं, स्मूथ वाले पे नहीं होते। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? नेक्स्ट देखो, राइबोसोम हो गया। वैक्यूल्स, इसको हम कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका का काम क्या होता है? स्टोरेज का। खाना संग्रहित करने का काम किसका है? पानी को स्टोरेज। फिर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम किसका होता है? सेल डिवीजन का। कोशिका विभाजन को चोट लग जाती है, थोड़ी देर पकड़ेगा, वहाँ पे सेल्स फिर से डिवाइड होंगी और फिर से बन जाएंगी। सबसे ज़्यादा जल्दी सेल डिवीजन कहाँ होता है पूरी बॉडी में? सबसे ज़्यादा वहाँ लीवर में। गुड, है ना? ये हमें ऐसा तो कोई अंग ही नहीं है। लीवर में, लीवर की मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज़्यादा जल्दी चोट सही कहीं की होती है तो कहाँ की होती है? लीवर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर। सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में। समझ में आया? ये तो होते हैं, और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते। यहाँ तक क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, उसकी वजह से ही जो प्लांट्स वो क्या करते हैं? खाना बना पाते। क्लियर यहाँ तक? इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत हो तो सेल कंप्लीट है। अब सेल में कोई क्वेश्चन हो आपका तो बता दो आप हमें। नहीं, सेल के इतने ही पार्ट्स होते हैं, तुम इतने। हाँ यार, तब तभी तो उठे 5 मिनट पहले ही। थके थे, भयानक आज थकान थी। एक वो सरकार गवर्नमेंट नहीं मान रही एमपी वाली, वो कहीं भर्तियाँ अभी करवा के ही रहेंगे। 18,000 रुपये करवाएंगे, क्या करेंगे नहीं। देखा, डेट भी घोषित कर दी कि 23 अक्टूबर से प्रक्रिया चालू है। हाँ, दिसंबर इस साल आपके हाथ में जॉब होगी ये कह के, और स्पेशली ट्वीट किया हुआ है उन्होंने। भर्तियाँ बढ़ा नहीं रहे, बच्चे बेचारे रोड पे हैं। 11 साल बाद 12 साल बाद वैकेंसी दे रहे हो, वो भी 7,000 साढ़े 7,000 वैकेंसी दे रहे हो। उसमें भी इतना ज़्यादा दे रखा है कि इसको वो पता नहीं क्या ही कर रखा है। बच्चे बेचारे पढ़ते हैं तो सालों तक मेहनत करें और कोई मतलब नहीं निकले, क्या ही होता है। देखो नेक्स्ट, अगला आता है सेल से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। इसी में हम पहले पढ़ेंगे बोन्स। क्वेश्चन लिखवाएंगे, सिर्फ डायग्राम वाइग्राम नहीं बनवाएंगे। बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम। बनाने का काम कौन करता है? फॉस्फोरस। और कठोरता प्रदान कौन करता है? कैल्शियम। एक एडल्ट में कितनी बोन होती हैं? और एक चाइल्ड में 300 ये होती हैं। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज। कहाँ होती है? ईयर में। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है?
फीमर कहाँ होती है? थाई में, लेग बोन। ठीक है, ये हो गया। और देखो बता दे रहा है, कुछ तो बताएंगे। एक्सियल बोन कितनी होती हैं और अपेंडिकुलर कितनी होती हैं? अपेंडिकुलर होता है, ये होती हैं अक्षीय, ये होती हैं उपांगी। लिख दें, इसको हम कहते हैं अक्षीय और इसको हम कहते हैं, सुनना, टोटल अक्षीय हड्डियां कितनी होती हैं? 80, और उपांगी कितनी होती हैं? 126। और ये कितनी होती हैं? 80। अब 126 में से 60 कहाँ होती हैं? हाथों में, और 60 कहाँ होती हैं? पैरों में, और 6 क्या होते हैं? ये गिडल्स हैं। गिडल्स मतलब जो आपकी शोल्डर बोन नहीं है, जो जॉइंट है, ये जो क्लेविकल और स्कैपुला, ये दोनों है ना, शोल्डर और ये कॉलर बोन जो होती है वो, और जो आपकी वेस्ट बोन होती है कमर की हड्डी, पेल्विक गिडल, वो 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला और 2 पेल्विक गिडल, तो टोटल कितनी हो गई? 6। इसी को हम कहते हैं उपांगी। अक्षीय क्या होती है? हमारी मेन बॉडी का हिस्सा है। इस 80 में से 29 कहाँ होती हैं? स्कल में, खोपड़ी में। 26 कहाँ होते हैं? वर्टिब्रेट्स, बैकबोन में होते हैं आपके। 24 पसलियाँ हैं, रिब्स हैं आपकी, पसलियाँ 24 होती हैं, और एक चेस्ट बोन होती है स्टर्नम। 29 और 1 30 और 20 50 60 70 और 6 4 10 80। ठीक है, ये टोटल बोन्स कितनी हो गई? 206। एडल्ट का आएगा या चाइल्ड का आएगा, इतना सही आता है पार्ट। क्लियर? इससे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है। बोन्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। चाइल्ड में 300। सबसे छोटी हड्डी टंग के नीचे होती है, जॉइंटलेस बोन हॉइड। टंग मांस की बनी होती है पूरी। देखो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज। और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। क्लियर? और हम बता दे रहे हैं, सुन लेना बस, लिखने का कोई मुद्दा है नहीं। हाथ में आर्म पे कौन सी होती है? ह्यूमरस। फोर आर्म्स में रेडियस और अल्ना। देन रिस्ट पे कॉर्पल्स, आगे मेटाकॉर्पल्स और आगे फेलेंजेस। ठीक है, शोल्डर बोन स्कैपुला, कॉलर बोन क्लेविकल, ब्यूटी बोन भी क्लेविकल। ये जो आगे वाली होती है, एक्ट्रेस को देखा होगा, कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस होगी, ये हड्डियाँ दिख रही होंगी, है ना, ब्यूटी बोन माना जाता है इसको, इसलिए हड्डियाँ दिख रही है, ब्यूटी बोन है। हड्डियाँ खाते हो सामने वो चढ़ जाएंगे। ठीक है, बोन्स कहेंगे या फिर और कहेंगे ब्यूटी बोन, है ना, ऐसा होता है। नेक्स्ट रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। कितने पेयर होते हैं? 12 में से सत्य पसलियों के पेयर या ट्रू रिब्स के 7, असत्य के 3 और फ्लोटिंग 2। 7 3 10 2 12 हो गए। चेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टर्नम। थाई बोन कौन सी है? फीमर। जांघ पे कौन सी होती है? फीमर। काफ में कौन सी होती है? टिबिया और फिब्यूला, है ना। और नीचे पैरों के पंजे में टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फेलेंजेस। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कान में कितनी हड्डी होती है ओवरऑल, दोनों कानों की मिला के? ईयर्स 6। फेस पे 14, फेस पे 14, और क्रेनियम में, कपाल में 8। तो 8 और 6 14 और 14 28, और एक होती है जीभ के नीचे, जॉइंटलेस बोन होती है, कौन सी होती है? व्हाइट, HYOID, व्हाइट। क्लियर? ये सारी की सारी 206 हड्डियां हैं। अगर अभी भी कोई समस्या हो तो बता दो। बोन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और बताओ, और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो जॉइंट्स होते हैं भाई वो। और कोई क्वेश्चन है? डायग्राम में हम वही लिखवाते, हड्डियों के नाम वही बता दिए हमने आपको। कि आर्म पे होती है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, फेलेंजेस। ठीक है, थाई में
फीमर, फिर टिबिया, फिबुला, फिर टॉर्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। ईयर में होती हैं इनकस, मेलियस और स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ होती है? ईयर में होती है। फेस पे होती हैं आपकी कितनी? 14 बोन। सबसे नहीं, हाँ कुछ नहीं। आँख में कौन सी हड्डी होती है? लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल ग्रंथि भी और बोन भी है, दोनों ही है, ठीक है। और क्रेनियम में, कपाल में कितनी होती हैं? 8। फेस पे 14, जीभ के नीचे 1, कौन सी? वाइट। चेस्ट बोन, स्टर्नम, पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या 24। कितने पेयर हैं? 12, जिसमें सत्य के कितने पेयर हैं? ट्रू के 7। फॉल्स के कितने हैं? 3। और फ्लोटिंग के कितने हैं? 2। क्लियर? वर्टिब्रेट्स की संख्या कितनी होती है? 26। कशेरुकी की कितनी होती है? 26। बच्चों में कितनी होती है? 33। वयस्कों में 26, 33, 26, 33, 26। सबसे लास्ट वर्टिब्रेट का नाम क्या है? कैकेक्सिया, जो पूंछ के लिए होता था, अब नहीं होता। अब किस में आता है? अवशेषी अंगों में आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। क्लियर है? यहाँ तक बोन्स में किसी को, सॉरी बोन्स में नहीं, बोन्स वाले टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं है? क्लियर है? इतने क्वेश्चन बनते हैं तो बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा? ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.4। और 7.4 है तो किस नेचर का होगा? बेसिक। या कल हमने केमिस्ट्री वाले में शायद से आपको पीएच नहीं बताया, भूल गए, तो बता दे रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है अभी हम। पीएच स्केल किसने दी थी? सोरेन सन ने। 7 जो माना जाता है वो कैसा माना जाता है? न्यूट्रल माना जाता है। 7 के नीचे आओगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर? इतना सा था। तो 7 के ऊपर जा रहे हैं तो कैसा नेचर बढ़ेगा? बेसिक। अच्छा, किस टाइप का टिश्यू है ब्लड? लिक्विड, कनेक्टिव, ठीक है। बोन टू बोन को क्या कहा जाता है? मसल्स को टेंडन, और बोन टू मसल के जॉइंट को क्या कहते हैं? लिगामेंट, ठीक है। बोन टू बोन को क्या कहते हैं? टेंडन, और बोन टू मसल को क्या कहते हैं? लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लड का पीएच 7.4। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ऑलमोस्ट 7% बॉडी वेट का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ब्लड का होता है। 7% जो आपका बॉडी का भार है वो किसकी वजह से? ब्लड की वजह से, ठीक है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड के कितने पार्ट हैं? 2। कौन कौन से हैं? प्लाज्मा और कॉर्पल्स या सेल्स। प्लाज्मा कैसा भाग है? लिक्विड पार्ट है, जबकि कॉर्पल्स या सेल्स कैसा भाग है? सॉलिड। इसका कलर कैसा होता है? रेड। और कॉर्पल्स का कैसा होता है? येलो। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। और हेपेरिन भी कहाँ होता है? प्रेजेंट होते हैं, बनते कहाँ से वो अलग बात है। हेपेरिन कहाँ से बनता है? लीवर से। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी से, वो भी लीवर से, ठीक है। तो ये दोनों बनते कहाँ से हैं वो अलग बात है, ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कोरोना के टाइम पे सुना था आपने कि प्लाज्मा डोनेट करनी है ना? सुना था? किसी को याद है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा भी किसकी? जिसको कोरोना हो चुका हो। सबको याद है? जो कोरोना से रिकवर हो चुका हो। जो कोरोना से रिकवर हो चुका होगा, क्या उसके प्लाज्मा में कोरोना की एंटीबॉडी होंगी? हाँ, एंटीबॉडी होंगी तभी तो कोरोना से लड़ पाओगे आप। एंटीबॉडी वायरस के अगेंस्ट काम करेंगी ना, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट काम करेंगी, उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने प्लाज्मा को डोनेट करने कहा था, और जिसको हो चुका हो उसी का ले रहे थे। किसका? उल्टा रख दिया। अच्छा, अरे जल्दी जल्दी में याद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? प्लाज्मा कैसा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। कलर कैसा है? येलो है। प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? हेपेरिन। हेपेरिन का फंक्शन क्या है? आपकी बॉडी में नॉर्मली ब्लड क्लोटिंग ना होने देना। अभी आपकी नसों में रक्त बह रहा है, इसमें क्लॉटिंग कौन नहीं होने दे रहा? हेपेरिन। जब चोट लग जाती है तब हम ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, कोई तब ब्लड क्लॉट हो जाए तो खून रुक जाएगा,
अगर ऐसे रुक जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं रुकने देना, उस ना रोकने देने को काम कौन करता है, हेपेन। और जिस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग हम करवाते हैं, प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं इसमें, उस टाइम पे हेपेन को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है, निष्क्रिय कर देता है प्लाज्मा। ऊपर से ब्लड का पीएच मेंटेन भी कौन करता है, क्यों कर रहा है, क्योंकि लिक्विड पार्ट है, वाटर है, इसलिए 4 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और 3 और ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और यार क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक पता नहीं क्लिक नहीं कर रहा। कॉर्पल से इतने भाग हैं सेल्स के 3, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन स्किप कर रहे थे, ठीक है। देखो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स। डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या है, सेल है, और आरबीसी क्या है, कॉर्पल्स। दोनों में डिफरेंस हम लिखवा रहे हैं, इसकी फोटो लेना हो तो आप ले लो, या इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो बताते हैं। सुने, देखो ऐसा है, सुनो, जो आपको ये दिखती है ना ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की दिखती हैं, है ना, ये होती हैं वीन्स, सिराएं, और जो नहीं दिखती वो होती हैं धमनियाँ। सिराओं में कैसा रक्त बहता है, इम्प्योर, और धमनियों में प्योर। और ये जो सिराएं होती हैं इनमें ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, बॉडी से हार्ट में, और धमनियों से आर्टरी से कहाँ जाता है, हार्ट से बॉडी में। तो इनको काटने से प्यार इश्क मोहब्बत में कुछ नहीं होना खास, ज़्यादा देता बहता है तो ठीक है, काटना है तो अगर सच्ची मोहब्बत प्रूव भी करनी है आपको, है ना, तो धमनियाँ काटो, उससे कुछ पता चलेगा भाई, तब तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, श्रीन फराद की तरह या हीर रांझे की तरह, अदरवाइज कुछ नहीं है ना। तो जो है वही है, अगर ऐसा होता तो बॉडी में फिर बहुत सारी सेल्स अलग अलग, ठीक है। ये लग गया, हो गया फोटो, देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे लिखना आर बी सी, एक जगह डब्ल्यू बी सी, एक जगह लिखना प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोसाइट। हिंदी में भी लिखते हैं पहला। आरबीसी काउंटिंग में कितनी होती हैं, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 लैक्स। फीमेल्स में 45 to 50 होती हैं, मेल्स में 50 से 55 होती है, दोनों का एवरेज लोग कितना जाएगा, 50 आ जाएगा, क्लियर। डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं, 4000 से 4K से 10K, एक ही बात है ना। प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, लगभग 1.5 से 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आरबीसी का ये काउंटिंग है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पे अपन लिखेंगे लाइफ टाइम। जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, 120 दिन। तो कृपया करके ईगो पे ना लें, 120 लिखा मिले 120 लगा दें, 127 लिखा मिले 127 लगा दें। आपको ऑप्शन ऐसे लिखे नहीं मिलेंगे 120, 122, 123, 124, है ना। हो सकता है मिले 50 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये वो ऐसा। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 4 से, और प्लेटलेट्स का कितना होता है, 1 हफ्ता या 7 दिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी का मेन काम ही क्या है, हीमोग्लोबिन बनाना। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक टाइप की प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो किससे बनी होगी, आयरन से, और कहाँ प्रेजेंट होगी, ब्लड में। हीमोग्लोबिन क्या एक टाइप की प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो किससे बनी है, आयरन से, और कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में। इसी का कहा गया हीमोग्लोबिन। एंटीजन जो होते हैं
वो कहाँ होते हैं? तो आरबीसी के ऊपर स्टिक चिपके हुए रहता है, ठीक है। तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी पे। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। दोनों चीज़ हो गई। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और कहाँ तक ले जाना? माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। लिखवाया था C6H12O6 + O2। तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन। कहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी और फिर वापस किसको लेके आएगा? CO2 को। और CO2 को लाके कहाँ छोड़ देगा? लंग्स में। लंग्स से CO2 कहाँ निकल जाएगी? एक्सहेल हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। क्लियर? WBC का मेन काम क्या है? इसका है प्रोटेक्शन देना, या बॉडीगार्ड बोलते हैं इसको हम, बॉडी गार्ड ऑफ आवर बॉडी। हमारी रोगों से रक्षा कौन करते हैं? WBC। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। क्लियर है? ये क्लियर है? सुनना, क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, सिवाय दो के। एक्सेप्शन कौन कौन है? एक तो कैमल ऊंट है और दूसरा लामा है। और न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए इसको कहते हैं हम कॉर्पल्स कहते हैं, ठीक है। WBC में न्यूक्लियस होता है इसीलिए हम इसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये सेल है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि कोशिका में केंद्रक होता है। जबकि इसमें केंद्रक नहीं है तो इसको हम सेल कहेंगे? नहीं कहेंगे, तो क्या कह देंगे? कॉर्पल्स कह देंगे। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा आरबीसी और WBC का रेशियो कितना होता है? आर कितना होता है? गलत है, 600 होता है। 600 रेशियो 600 है, ठीक है। अरे आप वैसे भी देख लो, मल्टीप्लाई करके तो भी आ जाएगा। ना 600 रेशियो 1 होता है आरबीसी WBC का। इतना अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस आरबीसी के WBC के ब्लड्स के आपसे बन जाएंगे। थोड़ा सा और देख लो, इसी में देख लो, बता देगा। 2 चीज़ें हैं डायरेक्टली अलग से हो जाएगा। देखो नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और कौन सा सिस्टम बताया था? ABO। मतलब कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे? AB और O, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीजन और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीबॉडी। देखो ब्लड को लाल से बनाएंगे। देखो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A या तो B या फिर AB या फिर O। अगर एंटीजन जो होते हैं वही क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो अगर A ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन A, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, एंटीजन AB है तो ब्लड ग्रुप AB, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आएगा किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते? और जस्ट उल्टा कौन होता है एंटीजन का? एंटीबॉडी। अगर A ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी B, एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A, एंटीजन AB है तो नहीं होगा। यहाँ पे है तो क्वेश्चन यहाँ से 3 बनेंगे। पहली बात तो ये बनेगा कि एंटीजन किस में नहीं होते? O में। और एंटीबॉडी किस में नहीं होते? AB में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये कि सर्वदाता कौन है और सर्व यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? डोनर कौन है? O, और एक्सेप्टर कौन है? AB। किसके अकॉर्डिंग? कार्ल लैंड स्टीनर के अकॉर्डिंग। अभी तक विनर नहीं आए, है ना। RH फैक्टर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी चले जाएंगे। लेकिन आजकल पता नहीं कि ब्लड बैंक वाले ये भी सिस्टम बंद कर दिया। अब आप O भी नहीं, अब तो सेम ब्लड ग्रुप को ही देते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि O का किसी को भी चढ़ा दें, ठीक है। ये फोटो लेना है, चलो। यहाँ सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है इसमें? देखो
इसके फंक्शन बहुत सारे हैं, डिटेल में जो बैच पड़ा हुआ है बायोलॉजी का उसमें देखना हो तो आप उससे देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ाया है उसमें। अभी तो रिवीजन है तो रिवीजन ही कर लो, पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे इससे। चलो देखो बिना बातें करें, देखो नेक्स्ट क्या है, RH किसने खोज की थी, कार्ल लैंड स्टीनर प्लस वीनर ने, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जिसके अंदर RH है वो कैसा होगा, वो RH, ये वाला एंटीजन है जिसके अंदर वो क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, जिसके अंदर नहीं है वो क्या होगा, RH। और इसी बेस पे ब्लड ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव में, और इसी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल डोनर आया और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर आया। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, AB पॉजिटिव। क्लियर, ये इतना। और कुछ रह गया ब्लड में तो बता दो, कोई डाउट है, नहीं है। याद रखना हीमोग्लोबिन का काम किसका बनाने का, RBC का, और रोगों से रक्षा करना, डिसीज से लड़ने का काम WBC का, और ब्लड क्लॉटिंग करवाने का प्लेटलेट्स का काम, ठीक है। नाम याद रखना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। न्यूक्लियस किसमें होता है किसमें नहीं होता, इनका लाइफ पीरियड कितना होता है, इनकी काउंटिंग कितनी होती है, ठीक है, रेशियो क्या है, और ये ब्लड वाला भाग इतना सा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, नहीं है भाई। हार्ट कह लो या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कह लो, बात एक ही है। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 4। ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने हैं, 4। एक सेकंड, यहाँ से ब्लड आया, ऊपर वाले को क्या आता है, ये क्या है, राइट आर्टिकल या एट्रियम, और है तो फिर ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट, ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां, यहाँ पे लगी होती हैं वॉल्व्स। ये कौन सी वॉल्व है, ट्राई, ये त्रिवलनी है, और ये कौन सी है, बाई कुस्पिड, ये द्विवलनी। क्लियर। ब्लड आया, कहाँ से आ रहा है ब्लड, इसको हम कहते हैं वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये होती है वेना। ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से, और बॉडी से कहाँ आ रहा है, हार्ट में। ऊपर क्या होती हैं, शिराएं, और नीचे क्या होती हैं, इसको हम कहते हैं वीन, और इसको हम कहते हैं आर्टरी। सुनना पहले फिर लिख लेना। वीन्स में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर, और धमनी में कैसा होता है, प्योर। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें क्या होगी, CO2, और प्योर क्या होगा, इसमें होगी O2। इम्प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, बॉडी से हार्ट में, और प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ करता है, हार्ट टू बॉडी। क्लियर, कितना। तो देखो बॉडी से कहाँ आ रहा है, हार्ट में, बॉडी से कहाँ आ रहा है, हार्ट में। किसके थ्रू आएगा, सलाओं के थ्रू, सलाओं के थ्रू आया, कहाँ आया, राइट आर्टरी में। यहाँ पे बढ़ जाएगा, जब हो जाएगा प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल्व खुल जाएगी, नीचे आएगा, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गया, धमनी में। अब धमनी से हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो हम कह सकते हैं हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में, और हार्ट से बॉडी में किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू। तो हार्ट से बॉडी में किसके थ्रू गया, आर्टरीज के थ्रू गया। इसको ना ब्लू कलर का,
है ना, और ये ब्लड कैसा था, इम्प्योर था, है ना, जबकि आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, प्योर। तो ये एक्सेप्शन है, एकमात्र आर्टरी जिसमें कैसा ब्लड है, इम्प्योर, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्या होता है, प्योरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण, या बोलो गैसियस एक्सचेंज, गैसों का। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इसमें ऑक्सीओ2 है, अब यहाँ पे जाएगा तो CO2 छोड़ देगा, किसको ले लेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर। अब प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट, और बॉडी से हार्ट में किसके थ्रू जाता है, सिराओं के थ्रू, लेकिन सिराओं में कैसा बहता है, इम्प्योर, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो कैसा है, प्योर। तो एकमात्र सिरा जिसमें प्योर रक्त बहता है, दैट इज पल्मोनरी वीन। यहाँ से फिर नीचे आएगा, और यहाँ से होते हुए आर्टरी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन याद 3 ही 4 रखने हैं। पहला बात ये रखना है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4, आलिंद कितने हैं, 2, निलय कितने हैं, 2। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सिराओं में कैसा रक्त बहता है, इम्प्योर, और धमनियों में प्योर। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इसमें CO2 होगी, प्योर ब्लड क्या होता है, इसमें O2 होगी। इम्प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ बहता है, बॉडी से हार्ट, जबकि प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ बहता है, हार्ट टू बॉडी। तो एकमात्र आर्टरी या धमनी जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, पल्मोनरी, और एकमात्र आर्टरी धमनी इसमें एकमात्र सिरा जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, पल्मोनरी वीन। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्योरिफिकेशन, लंग्स में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, लंग्स में। क्लियर है, तो यहीं पे देख लो, लंग्स भी बता दे रहे हैं। अरे लंग्स हैं, रफली बना दे रहा डायग्राम अभी। ठीक है, तो हमारे पास कितने पेयर होते हैं, 1 पेयर, मतलब हमारे पास कितनी लंग्स होती हैं, 2, राइट और लेफ्ट। है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई, क्या कहते हैं हम, कूपिका। इसको हम कहते हैं ट्रेकिया, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये होता है। तो लंग्स में क्या होता है, जैसे आप डाइव, इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे, इसको हम कहते हैं डायफ्राम, और ये डायफ्राम वैक्यूम क्रिएट करने का काम करता है। डायफ्राम नीचे आता है तो सांस अंदर आती है, जैसे सिरिंज में होता है ना, इंजेक्शन वाली में, आप सिरिंज को पीछे करते हो तो अंदर आता है, और जब पुश करते हो तो बाहर जाता है। सेम है, डायफ्राम नीचे आएगा तो सांस अंदर आएगी, सांस अंदर आएगी तो ऑक्सीजन अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, और जब आप डायफ्राम ऊपर जाएगा तो सांस बाहर जाएगी, तो बाहर छोड़ते क्या हो, एक्सहेल क्या करते हो, CO2 करते हो। क्लियर, यहाँ तक आती है ऑक्सीजन कहाँ, वाइंड पाइप के थ्रू आएगी आएगी आएगी, और नोज से ही सांस लेना चाहिए हमें, और आके कहाँ स्टोर होती है, इन कूपिकाओं में। फिर ब्लड आता है, इन एल्वियोलाई से किसको ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, और CO2 को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन आएगा, लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, कूपिका, बस इतना सा। क्लियर है, और एक चीज़ याद रख लो, ये यहीं पर रेस्पिरेशन वाला भाग बता दे रहा है, नहीं छोड़ो, इसको बनाना है क्या, नहीं बनाना, चल बनाना है, नीचे होती है।
और फीमेल्स में डायफ्राम काम नहीं करता प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पर उनको रिप्स से हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके रिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी। उस टाइम पे प्लासेंटा जो होती है वो डायफ्राम के पास में ही होती है, तो डायफ्राम काम नहीं कर रहा होता सही से। ये फोटो हुई। देखो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, श्वसन, है ना। रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, CO2 और O2 के एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग ऑर्गन से सांस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मछलियाँ हैं, जो उभयचर हैं, जो सरीसृप हैं, जो पक्षी हैं, और जो या मैमल्स हैं। फिशेस जो हैं वो सांस किससे लेती हैं? गिल से। और जो एम्फीबियन हैं ये अगर क्या होगा, टेडपोल, फ्रॉग की बात करें तो ये किससे लेगा? गिल से। और जब ये एडल्ट हो जाएगा, एक मेढक बड़ा हो जाएगा, तो ये किससे लेगा? लंग से। क्लियर है? सही सब होते हैं जो रेक खेलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स किससे लेते हैं? पक्षी भी किससे लेते हैं? और स्तनधारी भी किससे लेते हैं? ठीक है। कॉकरोच किससे लेता है? ट्रैकिया से। अर्थवॉर्म किससे लेता है? स्किन से। सांस लेते हैं लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा अगर आता है तो, कि क्रैब साइकिल किससे संबंधित है? तो किससे? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज क्रैब साइकिल, थर्ड वन इज ETC, है ना। और क्रैब साइकिल का क्वेश्चन आता है, क्रैब साइकिल किससे रिलेटेड है? तो किससे? रेस्पिरेशन से। नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है। ये होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2। कौन कौन से? वायवीय और अवायवीय, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और अवायवीय ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अब जो प्रोसेस है, मतलब हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी बनती है ना वो 3 स्टेप में बनती है। वो उन 3 स्टेप को अलग अलग नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, पायरूवेट में तोड़ते हैं उसको, फिर इसका आयनाइजेशन होता है, लास्ट में आयंस को हटाते हैं। तो जो एनर्जी बनती है कंप्लीट 3 प्रोसेस होती हैं। डिटेल में हम साइंस में नहीं बताया अभी तक, तो हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे वो। तो उस 3 प्रोसेस में से एक क्या है? क्रैब साइकिल है, ऐसा है। क्लियर? श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन सा? वायवीय और अवायवीय। रेस्पिरेशन 2 टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। वायवीय श्वसन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की। और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 और H2O। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसमें एल्कोहल या एसिड, और एसिड लैक्टिक एसिड बनता है। ये मैं भी बताया आपको, वही है, ठीक है। इतना सा याद रखना है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, याद है? लिख दें, लिखा है। रेस्पिरेशन कितने टाइप का है? 2। कौन कौन सा? एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एनारोबिक कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होता है? O2 की में। और ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? CO2 प्लस H2O। जबकि इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एल्कोहल या एसिड। और ये बनता है इसी वजह से
जो 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 रनर्स वगैरह होते हैं उनको क्या होती है, मसल। क्लियर है, ये लिख लें। टाइम हो गया क्या? ओ नहीं पाएगा, चलो देखो। एक टॉपिक और हो जाएगा तो कल हो जाएगा कंप्लीट। देखो ब्रेन, ब्रेन का वेट कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम, लेकिन किसका? एडल्ट का। और एक चाइल्ड का वेट कितना होता है? 350 से 400। इससे ग्राम लगा लेना, एकदम किलोग्राम समझो, ठीक है? ग्राम ये वेट होता है, ठीक है? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और अंडर ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई स्पेसिफिक भाग नहीं होता। हिंड ब्रेन के भी कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? एक तो मेडुला ऑब्लंगेटा, दूसरा है पोन्स और तीसरा है सेरिब्रम, ठीक है? एक एक समझते हैं, सारी चीज़ यहीं पे बता दे रहा है आपको, जो भी है फंक्शन वो सारे हो जाएगा, समझना। जितनी भी आपकी क्या हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जितने भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शन हैं, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। जितनी भी आँख मतलब भूख लगना, नहीं नॉट भूख लगना, भूख प्यास तो थैलामस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलामस कंट्रोल करता है। जैसे भी आपकी पलक झपकना, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन, ये सारी चीज़ों कंट्रोल, हार्ट बीट है ना, इन सब चीज़ों का कंट्रोल कौन करता है? जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है? आप समझना सेरिब्रम का काम क्या है, पोन्स का मालूम समझा रहा है। सेरिब्रम क्या करता है? एक तो ये आपकी किसको कंट्रोल करता है? स्पीकिंग को, और दूसरा किसको कंट्रोल करता है? मसल मोशन, पेशीय संकुचन को, या फिर बॉडी बैलेंसिंग को। बॉडी को बैलेंस करने का काम सेरिब्रम का, मसल मोशन में चलने फिरने के लिए आगे बढ़ने का काम सेरिब्रम का, स्पीकिंग का काम सेरिब्रम का। तीनों फंक्शन कौन करता है? सेरिब्रम। और आपके ये तीनों ही खराब हो जाते हैं कब? जब आप किसका कंजम्पशन करते हैं? तो शराब पीने से, ड्रिंकिंग करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है ब्रेन का? सेरिब्रम। तो आपकी बोलचाल भी गड़बड़ हो जाते हैं, बोल भी गड़बड़ होते हैं और चाल भी गड़बड़ हो जाती है, तो बोलचाल गड़बड़ हो जाते हैं आपके, ठीक है? तो अल्कोहल पीने से ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है? सेरिब्रम होता है। स्पीकिंग कहाँ से कंट्रोल होती है? सेरिब्रम से। मसल मोशन, पेशी संकुचन, मतलब हाथ से लिख रहे हैं, पेशी काम कर रही है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिब्रम। बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है? बॉडी बैलेंस जैसे कि मान लो ये मारकर गिर गया, हम उसको उठाने के लिए झुके, तो झुकने टाइम पूरे क्यों नहीं गिर गए? क्योंकि बैलेंस की वजह से। वो बैलेंस करने का काम कौन करेगा? सेरिब्रम। जबकि इतनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? बॉडी के बीच में, बॉडी के बीच में क्यों? बॉडी और किसके बीच में? ब्रेन। इन दोनों के बीच में लिंक कौन लगवाता है? फोन। मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी से आई, उसको सही जगह भेजने का काम कौन करेगा? फोन्स करेगा। तो ये सीधे कहते हैं इसको, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। ये बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन सेट करवाता है कि जो चीज़ से हार्ट बीट है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? मेडुला। डाइजेशन है, कहाँ जाएगा? मेडुला के पास। बोलने वाला कुछ भी है वो कहाँ जाएगा? तो ये सही इन्फॉर्मेशन को सही जगह भेजने का काम कौन करता है? फोन्स करता है। क्लियर है यहाँ तक तीनों पार्ट? ओके नेक्स्ट।
मिड ब्रेन का काम क्या होता है, तो सीधा याद रखना, आपके सेंसरी ऑर्गन्स कितने हैं, इंद्रियां कितनी हैं, 5। उन 5 इंद्रियों में से जो 2 इंद्रियां हैं, आंख और कान, मतलब जो आई एंड ईयर, ये आंख और कान के फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है, मिड ब्रेन पर। आप जो देख रहे हैं, हमने आपसे कहा लंबरगिनी, दिमाग में एक इमेज बनी, क्यों सुना आपने, ऐसे कुछ सोचा, कुछ मतलब आया थॉट दिमाग, वो सब क्या है, मिड ब्रेन। आपने हमें देखा, पहचान, ये तो शुभम सर है ना, तो वो पहचानने का काम किसने करवाया। ये स्टोरेज कहाँ है वो अलग चीज़ है, लेकिन देख तो पा रहे हो आप, और देख के आप, अच्छा आपको पता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है। हाँ, तो उसको सीधी कौन करता है, ब्रेन करता है। तो देखने का काम जो भी करवा रहा है, सुनने का काम जो भी, हम जैसे आपका फैन, तो फैन से कुछ समझ में आया आपको, आया पूरी सारी चीज़ें, मतलब सुनने में भी आया कि फैन बोला और फैन क्या होता है, सारी चीज़ें, इन सारे फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है, मिड ब्रेन। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बचे हुए कितने सेंसरी ऑर्गन, 3, कौन कौन से, नोज, टंग और इन तीनों को कंट्रोल कौन करेगा, थैलामस। नोज मतलब स्मेल करने के लिए, कैसा है, खुशबू आ रही है या मतलब फ्रेगनेंस है या स्मेल है, क्या है, वो कौन करेगा, ये। टंग मतलब टेस्ट करने के लिए। अच्छा एक बताओ, स्किन हमें बाहर का टेम्परेचर आती है, अंदर का, बाहर, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना है, ये नहीं, बाहर का, मतलब कि बाहर गर्मी है या ठंडक है। क्या आप गर्मी में स्वेटर पहनते हैं, क्योंकि आपको बाहर का टेम्परेचर गर्मी है या नहीं है, क्या है, तो हमें जो बाहर के टेम्परेचर बताता है वो कौन है, थैलामस, और जो अंदर का बताता है वो कौन है, अंदर होता है। ठीक है, याद रखना, नोज, टंग और स्किन का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ये। आपको कुछ स्किन पे फील हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, थैलामस देगा। आपने कुछ टेस्ट किया, इन्फॉर्मेशन कौन देगा, थैलामस देगा। आपने कुछ स्मेल किया, इन्फॉर्मेशन कौन देगा, थैलामस देगा। तो आपके जो 2 सेंसरी ऑर्गन है, आई और ईआर, इसको कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन, और बाकी के बचे हुए 3 को कौन करेगा, थैलामस करेगा। नेक्स्ट देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है, यही बता दे रहा हूँ आपको, लिख दे रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। फीलिंग्स मतलब हो गया भूख, प्यास, नींद, प्यार, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये सब चीज़ें कौन करेगा, सुनो, भूख को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, और प्यार को भी कंट्रोल कौन कर रहा है। इसी जब आपको प्यार होता है तो आपकी भूख मर जाती है, समझ में आया, अरे मजाक नहीं कर रहे, ऐसा ही है ना। या आप जब टेंशन में होते हो, परेशान होते हो, तो भूख नहीं लगती, क्योंकि भाई एक ही टाइम पे काम कर रहा है दोनों, इसलिए आप ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सारी की सारी फीलिंग्स को, भावों को कंट्रोल कौन करता है, थैलामस करता है। प्लस जो टेम्परेचर होता है कहाँ का, इंटरनल, वो भी कौन बताता है, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कौन करता है, जो लैंगिक चाह होती है उसको भी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आता है सेरिब्रम, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। स्टोरेज कौन देता है हमें, मतलब जो भी है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 ये उल्टा बोलो हिंदी का इंग्लिश, 10 का स्क्वायर 100, ये सारी चीज़ स्टोर है। कोई दोस्त है आपका, आपको अचानक से दिख जाए, अरे तुम तो वही हो हमारे साथ में बचपन में पढ़ते थे, जो हमें बिल्कुल याद नहीं है ना, तो वो जो स्टोरेज है वो सब कहाँ है, सेरिब्रम। पहला, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कौन करवाता है, IQ, सेरिब्रम, और इमोशन ये भी कौन करता है, सेरिब्रम। अच्छा थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, सेरिब्रम, अंडरस्टैंडिंग, सेरिब्रम, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के लिए सेरिब्रम। आपको बाइक चलाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार इतनी डिस्टेंस से हम इतने पे ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ लोगों को पैरों का आइडिया होता है क्या कि हम इतनी दूर से पैर लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। तो वो सब चीज़ें कौन करवा रहा है, सेरिब्रम करवा रहा है। क्लियर है। तो स्टोरेज कौन देता है, सेरिब्रम। इंटेलिजेंस सेरिब्रम, इमोशंस पे कंट्रोल, फीलिंग्स में इमोशन में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। आपके मन में डर है, दैट इज फीलिंग, क्या मन डर लगता है, और वो चीज़ चेहरे पे दिख जाए वो
सुनना फिर से सारी चीजें। ब्रेन का वेट कितना होता है एडल्ट का, और चाइल्ड का 350। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सुनना, लार्जेस्ट पार्ट वो क्या है? फोर ब्रेन। और लार्जेस्ट सब पार्ट, भाई सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फोर ब्रेन। और सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। भाई फोर ब्रेन तभी तो बड़ा होगा जब सेरिब्रम बड़ा होगा। खुद सोचो, फोर ब्रेन सबसे बड़ा है तो उसका एक पार्ट भी बड़ा होगा कोई ना कोई, तभी तो ये सबसे बड़ा हो पाया, आया ना। ठीक है, देखते हैं ब्रेन में कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई स्पेसिफिक भाग नहीं है। और हिंड ब्रेन के फिर कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शन कहाँ से कंट्रोल होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा से। इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजना है इसका काम कौन करेगा? पोन्स करेंगे। स्पीकिंग का और बॉडी बैलेंसिंग का काम कौन करेगा? सेरिबेलम। अल्कोहल पीने से कौन सा भाग डिस्टर्ब होता है? सेरिबेलम। हार्ड डिस्क किसको कहते हैं हम? हार्ड डिस्क क्या होती है? जहाँ पे स्टोर होता है डेटा, मेमोरी कार्ड, तो वो कहाँ होगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम का भी एक पार्ट होता है, हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसको कहा जाता है। ठीक है, सुनना, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन किसको कंट्रोल करेगा? आंख और के फंक्शन को। क्या सुना, कैसे सुना, क्या देखा, क्यों देखा, है ना। ये मोहल्ले की आंटी में कौन से पार्ट ज़्यादा फंक्शन करता है? मिड ब्रेन। जो मोहल्ले की आंटी होती है उनको देखने का और सुनने का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। और स्टूडेंट में सबसे ज्यादा मेडुला ऑब्लंगेटा, जो क्रिया अपने आप हो रही उन्हें होने दो, सोने का उन्हें अपने आप चलने दो चुपचाप। ठीक है, फालतू की बातें नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग भी है और इसी का एक उपभाग है सेरिबेलम, सबसे बड़ा उपभाग है। 70% ये कवर कर रखा हो सेरिबेलम। फोर ब्रेन में थैलामस किसको कंट्रोल करता है? नोज, टंग और स्किन। स्मेल करना, टेस्ट करना, बाहर का टेम्परेचर बताना, सेंस, सब चीजें कौन करेगा? क्वेश्चन आएगा, थैलामस सबसे ज्यादा एक्टिव किस में होता है? डॉग में। उसकी नोज भी अच्छे से काम करती है, स्किन भी, टेस्ट बड़ी जल्दी जज कर लेता है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट, फीलिंग्स कहाँ से कंट्रोल होती हैं? और फीलिंग्स में भी सारी चीज़ आती है। भूख, साइकोलॉजी पढ़ी है, संवेग लिखवाए थे, कितने थे? मैकडूगल के अकॉर्डिंग 14 थे। भूख, प्यास, नहीं सब आ गया उसमें। प्यार, मोहब्बत, इश्क, इजहार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सब है। ये सब कंट्रोल कौन करता है? सेक्सुअल डिजायर, लैंगिक चाह कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, स्टोरेज कौन प्रोवाइड करवाता है? सेरिब्रम। इंटेलिजेंस, सेरिब्रम। इमोशंस, सेरिब्रम। क्लियर है? थैंक यू। बाकी का पार्ट कल हो जाएगा। गुड।